एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर यूं तो काफी सारी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती है, जहां पर स्पष्ट किया जाता है कि यह टेक्नोलॉजी वाइज राफेल से काफी अच्छा होने वाला है और इसी क्रम में डीआरडीओ ने एक कदम उठा लिया है। दरअसल डीआरडीओ इस समय सिर्फ एयरक्राफ्ट में मिसाइल और दूसरे वॉरियर को इंटीग्रेट करने पर ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि वो एक असली जंग में कूद चुका है, जो कि है सिग्नल रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की। और इस जंग को जीतने के लिए डीआरडीओ ने तेजस मार्क 2 के लिए एक ऐसा कदम उठा लिया है जो इसे दुश्मन के लिए अदृश्य और बहुत ही ज्यादा घातक बना देंगे। दरअसल डीआरडीओ इस समय तेजस मार्क 2 के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आर्सेनल को मजबूत करने में लगा हुआ है और बाकायदा इसी क्रम में कदम बढ़ाते हुए डीआरडीओ ने यह तेजस मार्क 2 के लिए एक एडवांस ब्रॉडबैंड रेडम के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वह इशू कर दिया है। अब यहां पर सवाल यह है कि यह रेडम होते क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम TJAS मार्क 2 के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और तेजस मार्क 2 इससे कितना घातक बन सकता है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं TAS मार्क 2 की। TJS मार्क 2 पर रिपोर्ट्स काफी ज्यादा इस समय कंफ्यूजिंग है। रोल आउट से लेकर पहली उड़ान इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन अगर हम इसके देखें पूरे ओवरव्यू को तो यह एक बहुत ही कैपेबल फाइटर होने वाला है। यह भारत का अगला मीडियम वेट फाइटर जेट है जो पुराने मिराज 2000 MG, 27 UPG और जैगुआर जैसे विमानों को रिप्लेस करने का काम करेगा। TJS मार्क 2 TJS मार्क 1 अल्फा की तुलना में हर मामले में न सिर्फ बड़ा है बल्कि काफी कैपेबल भी होने वाला है। एक तरफ जहां TJS मार्क 1 अल्फा में हमें F404 इंजन देखने को मिलेगा, तो इसमें F4 एक 4 इंजन देखने को मिलने वाले हैं, यानी ज्यादा पावरफुल इंजन, ज्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी, ज्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी और सबसे जरूरी यह है कि इसमें ज्यादा एडवांस सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलने वाले हैं। आज की लड़ाई में सही मामले में देखा जाए तो वही चिट सरवाइव कर सकता है जो दुश्मन को पहले देख ले और खुद को छिपा सके। यानी BVR कॉम्बैट में जिसने बाजी मार ली वही सबसे ज्यादा सरवाइव करने में सक्षम भी होता है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स इतने जरूरी क्यों हैं? आइए समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब सिर्फ जैमिंग से संबंधित नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि दुश्मन के रेडार को सुनना, यह पहचानना कि वो रेडार किस प्रकार का है, कौन सा रेडार है और कौन सी मिसाइल उन पे लॉक की जा रही है। फिर उसे उसको इवेट कैसे करना है और उसे धोखा देना, कंफ्यूज करना या फिर ब्लाइंड कर देना। यानी आसान शब्दों में बात करें तो दुश्मन की आंखों में पट्टी बांधकर उसको अंधा कर देना। अगर किसी भी एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कमजोर है तो फिर चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, वो फिर बच नहीं सकता आज के मॉडर्न वॉरफेयर में, और इसीलिए यह प्रोग्राम इतना महत्वपूर्ण है। अब रेडोम क्या होता है, आइए यह भी समझते हैं। देखिए, रेडोम को समझने का अगर हम आसान शाब्दिक शब्दों में बात करें तो आपने आमतौर पे एयरक्राफ्ट की नोज देखी होगी। नोज के आगे आपको एक कवर लगा दिखाई पड़ता है जिसके अंदर रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंटीना होते हैं। लेकिन यह ढक्कन या कवर, जिसको आप कह लें, जो नोज होती है, बेसिकली एयरक्राफ्ट की यह कोई साधारण ढक्कन या कवर नहीं होता है। रेडोम को ऐसे बनाया जाता है, इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि रेडार जो वेव्स होती हैं यह बिना डिस्टॉर्शन के बाहर चली जाएं और जो बाहर से सिग्नल आ रहे हैं वह साफ साफ और स्पष्ट रूप से अंदर आए, ताकि तेज रफ्तार और ताकि जो डिटेक्शन है वो आसान किया जा सके। और इनको इस प्रकार से भी डिजाइन किया जाता है कि यह एयरक्राफ्ट के तेज रफ्तार, मौसम की गर्मी और एक्सट्रीम प्रेशर को झेल सके। और अगर रेडोम खराब हुआ तो फिर उसके अंदर प्लेस किया गया महंगा भी महंगा रेडार बेकार ही हो जाता है। और इसी चीज को लेकर के यहां पर काम चल रहा है। अब सवाल यह होता है कि यह जो एडवांस ब्रॉडबैंड रेडार जिसको लेकर के जिसको लेकर RFP इशू करी गई है, यह है क्या? देखिए,
अब डीआरडीओ जिस रेडोम पर काम तेज कर रही है वो एक एडवांस ब्रॉडबैंड रेडोम है। ब्रॉडबैंड का मतलब होता है कि एक नहीं बल्कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी पर काम करने की क्षमता इनके पास होती है। अब आपको तो पता ही है कि आज के दुश्मन रेडार अलग अलग बैंड्स में काम करते हैं, जैसे कि के बैंड हो गया, केयू बैंड हो गया, एल बैंड हो गया और भी बहुत सारे। अब अगर आपका एयरक्राफ्ट सिर्फ एक में ऐसा रोडम यूज किया गया है जो एक ही बैंड के लिए ऑप्टिमाइज है, तो बाकी जगह आप ब्लाइंड हो जाते हैं और यहीं पर काम आता है एडवांस ब्रॉडबैंड रेडोम। तेजस मार्क 2 को पूरे स्पेक्ट्रम में देखने और लड़ने की क्षमता इस एडवांस ब्रॉडबैंड रेडोम से मिलेगी और इसीलिए डीआरडीओ इस प्रोग्राम को लेकर इतना ज्यादा गंभीर है। अब यहां पर इसके लिए इंटीग्रेटेड पोलराइजर की भी बात की गई है। तो सवाल यह उठता है कि यह इंटीग्रेटेड पोलराइजर क्यों जरूरी है। देखिए, डीआरडीक और रेडोम सिर्फ ब्रॉडबैंड नहीं है, इसमें है एक इंटीग्रेटेड पोलराइजर। अब पोलराइजर का काम होता है कि जो सिग्नल की डायरेक्शन और ओरिएंटेशन है उसको सही करना। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि इसकी वजह से जो सिग्नल है वह बहुत स्पष्ट क्लियर मिलते हैं। नॉइज उनमें काफी कम होती है और वह थ्रेट आइडेंटिफिकेशन में काफी तेजी लाते हैं। यानी दुश्मन ने मिसाइल लॉक किया और तेजस मॉक 2 को उसका तुरंत पता चल गया। सारी चीजों को लेकर के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और बकायदा इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू कर दिया है। अब सबसे बड़ी खबर तो फिलहाल यही है कि डीआरडीओ ने इसके लिए आरएफपी जारी कर दी है। यानी आरएफपी का स्पष्ट मतलब यह है कि अब यह सारी चीजें कागजी कार्यवाही तक सीमित नहीं है, या यूं कह लें अब यह सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा बल्कि यह फुल स्केल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो चुका है। और सबसे खास बात तो यह है कि यह सिस्टम पूरी तरीके से इंडिजीनियसली डिजाइन किया जाएगा और हमें किसी प्रकार से जो ब्रिटिश या दूसरे नोज कोन हैं उन पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आपको पता है कि आमतौर पे हम इस प्रकार के इक्विपमेंट्स के लिए आमतौर पर फॉरेन सप्लाई मटेरियल्स पे डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन अब यह काम क्योंकि इंडिजीनियसली हो रहा है तो यह हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। यानी कि यहां पर कोई फॉरेन डिपेंडेंसी नहीं, कोई एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं और भविष्य में एमका जैसे फाइटर के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा। और इससे तेजस मार्क 2 काफी खतरनाक भी बनेगा। जी हां, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ब्रॉडबैंड रेडोम का जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ तेजस मार्क 2 की बैटल सर्वाइवलिटी काफी एनहांस होगी। नेथैलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और यह एक फ्यूचर रेडी प्लेटफॉर्म हो जाएगा। यानी यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं रहेगा बल्कि एक यह फ्लाइंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वॉरियर बन जाएगा। यानी अब आप समझ सकते हैं कि यह चीजें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर प्रैक्टिकली देखें तो यह अप्रोच काफी पहले ही हमें अपनानी चाहिए थी, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हमने तेजस मार्क 1 के साथ देखा है कि ब्रिटिश सप्लाइड कंपोनेंट्स के चलते हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, लेकिन आप इससे रिलेट कर पाएंगे। आपने मल्टीपल टाइम देखा होगा जब भारत ने तेजस को एक्सपोर्ट के लिए पिच किया था तो ब्रिटिश सप्लाइड कंपोनेंट, फिर चाहे वो नोज रेडोम हो चाहे वो डिफ्यूलिंग प्रोब हो, इनके चलते हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कई देश ऐसे थे जहां पर ब्रिटिश आर्गो था तो हम वहां पर उन जेट्स को ब्रिटिश सप्लाइड कंपोनेंट के साथ सप्लाई नहीं कर सकते थे और इन सारी चीजों को उसी समय चिन्हित किया गया। अभी भी हमारे सामने चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं, जैसे कि रिफ्यूलिंग प्रोब हो गया, इजेक्शन सीट और जेट इंजन। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी काम करना बाकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी संस्थाएं इस पर काफी अच्छे से काम कर रही हैं और ये हमारे लिए एक सकारात्मक संकेत है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जहां पर हमने तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी अपग्रेड के बारे में बात करी और हमने आपको बताया कि तेजस मार्क 2 अब सिर्फ एक हथियार के तौर पर विकसित नहीं हो रहा है, बल्कि हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पावर को भी डेवलप कर रहा है। आपको क्या लगता है, तेजस मार्क 2 इन सारी कैपेबिलिटी के साथ मौजूदा 4.5 जनरेशन फाइटर जेट को सरपास कर लेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।